जय स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था जनन क्या होता है। जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो जनन दो प्रकार के होते हैं, अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक जनन को हम लोगों ने अच्छे ढंग से खत्म किया। अब लैंगिक जनन में हम लोग पढ़ने वाले हैं पौधे में लैंगिक जनन। ठीक है, आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए क्या है, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन, मतलब कि वो फूल वाले पौधे में लैंगिक जनन। ठीक है, पुष्पी पौधे का मतलब वही होता है जिसमें फूल होता है। तो पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन, तो पुष्प एवं इस पुष्पी पौधे में जो लैंगिक जनन होता है, मुख्य रूप से इसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। पुष्पी पौधे में जो लैंगिक जनन होता है उसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। उसी के फलस्वरूप उसमें जो पुष्प होता है वही क्या करता है, मतलब कि वो जनन करने का कार्य करता है। अदरवाइज उसके अदर पार्ट का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है अगर जनन के मायने में बात करें तो। ठीक है, अगला है टॉपिक अपना पुष्प एवं इसके जनन भाग। तो देखिए सामान्यतः फूल या एक डंडल के द्वारा तने से जुड़ा होता है। जो पुष्प होता है, पुष्प वो सामान्यतः एक डंडल के द्वारा, मतलब कि वो जो हिलता डुलता रहता है उसको ही डंडल बोलते हैं, जिसके जरिए वो हिलता डुलता है फूल। ठीक है, उसको ही क्या बोलते हैं, डंडल। डंडल के द्वारा तना से जुड़ा होता है। तना मतलब जो मेन भाग होता है वहां से क्या होता है, फूल जुड़ा होता है, जिसे वृंत या पेडिसेल कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये वृंत रहा अपना, वृंत जो यहाँ पर लास्ट भाग है ये अपना फूल हो गया। इसके नीचे में क्या है, ये वृंत जो कि डंडल जैसा है। उसके बाद क्या होगा, तना से जुड़ा रहेगा, इसको वृंत या पेडिसेल कहते हैं। वृंत के सिरे पर स्थित फूल हुआ तथा चपटा भाग को पुष्पासन या थैलेमस कहलाता है। चपटा भाग को यहाँ पर देखिए फूला हुआ जो भाग है उसको पुष्पासन या थैलेमस कहा जाता है। क्या कहते हैं, जो स्थित पर फूला हुआ जो भाग है, फूला हुआ तथा चपटा भाग जिसको पुष्पासन कहते हैं। यहाँ पर जो फूला हुआ भाग है और अंदर में जो यहाँ पर जो चपटा भाग है उसको क्या बोलते हैं, यहाँ देखिए फूला हुआ भाग, उसका ही नाम क्या है, पुष्पासन। मतलब पुष्प का आसन, जहाँ पर पुष्प बैठा रहता है, इसके ऊपर ही तो पूरा पुष्प है ना। ठीक है, या पुष्पासन को ही थैलेमस कहलाता है। पुष्प के विभिन्न पुष्पीय भाग पुष्पासन के ऊपर एक निश्चित प्रकार के चक्र में व्यवस्थित रहते हैं। पुष्प का जो पुष्पासन है उसके बाद ही निश्चित भाग में क्या रहता है, ये सब बाकी व्यवस्थित रहता है, मतलब उसी के ऊपर टिका रहता है, रुका रहता है। ठीक है, एक परारूपी फूल में 4 प्रकार के पुष्पात्र होते हैं। जो फूल होता है परारूपी फूल जो दिखता है आपको, उसमें 4 प्रकार के पुष्पात्र पाए जाते हैं। पहला है बाह्य दलपुंज, उसके बाद दलपुंज, उसके बाद पुमंग और उसके बाद 4 नंबर जयांग। सबको एक एक करके अच्छे ढंग से समझते हैं। देखिए इनमें से बाहरी 2 चक्र यानी कि बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज को सहायक अंग कहते हैं। यहाँ पर जो हम लोग पढ़ा अभी दलपुंज और बाह्य दलपुंज और दलपुंज, इसको सहायक अंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हेल्प ऑर्गन। हेल्प ऑर्गन मतलब सहायक अंग कहते हैं, समझे। उसके बाद क्या है, भीतरी में 2 चक्र यानी कि पुमंग और जयांग को आवश्यक अंग कहा जाता है। ठीक इसके अंदर में जाइएगा, पुष्प के अंदर में तो पुमंग और जयांग मिलेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग आवश्यक अंग कहते हैं, इम्पोर्टेंट ऑर्गन। क्या कहते हैं, इम्पोर्टेंट ऑर्गन। सहायक अंग फूलों को आकर्षक बनाने में और अंग की रक्षा करने में क्या होता है, सहायता करता है। देखिए सहायक अंग अपना क्या हो गया, बाह्य दलपुंज और दलपुंज को क्या कहा गया, सहायक अंग। बाह्य दलपुंज और दलपुंज को क्या कहा गया, यहाँ पर देखिए ये रहा अपना जो पत्तियां होता है, जो फूलों के किनारे से जो निकला रहता है उसको ही क्या बोलते हैं, दलपुंज और बाह्य दलपुंज। ये रहा अपना बाह्य दलपुंज। ये क्या करता है, अपने जो फूल होता है उसको सेफ्टी देने में, फूल को आकर्षक बनाने में सहायता करता है और इसकी रक्षा भी करता है। कौन, सहायक अंग, दलपुंज और बाह्य दलपुंज। और ये जो होता है पुमंग और जयांग, यह क्या होता है, यह आंतरिक भाग है और यह आवश्यक अंग है। इसी के कारण क्या होता है, इसमें रिप्रोडक्शन होता है। किसमें, पौधों में रिप्रोडक्शन होता है। अब आगे समझते हैं, आवश्यक अंग जनन का कार्य करते हैं।
जो आवश्यक अंग जो होता है, इम्पोर्टेंट ऑर्गन, पुमंग और जयांग, यह क्या करता है, जनन का कार्य करता है। और आपको पता है जनन का परिभाषा क्या होता है, अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करना ही जनन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद ये अपना आवश्यक अंग जनन का कार्य करते हैं। पुमंग तथा जयांग अलग रहे तो एक लिंगी, तथा दोनों एक साथ रहे तो उभयलिंगी कहलाता है। पुमंग और जयांग, अभी हम पढ़े आवश्यक अंग क्या है, पुमंग और जयांग, ये दोनों जब एक साथ हो जाता है तो ये क्या कहलाता है, जब ये दोनों अलग अलग रहेगा तो एक लिंगी कहलाएगा। जब किसी पौधे में पुमंग और जयांग अलग अलग है, मान लीजिए एक पौधे में पुमंग रहेगा, एक में रहेगा जयांग, तो ये हो गया अलग अलग पौधा, तब ये कहलाएगा एक लिंगी, क्योंकि लिंग इसमें एक है। लेकिन अगर दूसरे पौधे में जिसमें कि नर और मादा का गुण दोनों, यानी पुमंग और जयांग दोनों अवस्थित है एक ही पौधे में, एक ही विशिष्ट भाग में, तो उसको क्या कहलाता है, वो द्विलिंगी या उभयलिंगी या बाइसेक्सुअल या हर्मीहाइफ्रिडेट कल बताए थे आपको। ठीक है, अगला क्या है, पुमंग। यह पुष्प का नर भाग है। पुमंग अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे आवश्यक अंग में जयांग और पुमंग, और सहायक अंग में पढ़ रहे थे बाह्यदलपुंज और दलपुंज। तो जो आपका पुमंग होता है, पुमंग यह फूल का नर भाग है। पूछेगा फूल के नर भाग को क्या कहते हैं, तो फूल के नर भाग को पुमंग कहते हैं। क्या कहते हैं, पुमंग। आपको एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, जब पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं, या पौधे के नर भाग को तो पुमंग कहते हैं। इसमें कई लंबी रचनाएं होती है जिन्हें पुंकेसर कहते हैं। जो पुमंग होता है उसमें कई लंबी लंबी नालिका पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। अभी फिगर के जरिए समझाएंगे आपको। ठीक है, जयांग और क्या हो गया, पुंकेसर कहते हैं। पुष्प का वास्तविक नर भाग पुंकेसर ही है। पुष्प का वास्तविक नर भाग अगर चर्चा करे तो पुंकेसर है। पुमंग यह पुष्प का नर भाग है, लेकिन वास्तविक नर भाग क्या है, पुंकेसर है। क्यों क्यों क्या, ये समझाते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ से एक नाली का संरचना निकला जो ऊपर में छत्तेदार की तरह आपको दिखता है, ये हो गया परागकोश। क्या हो गया, परागकोश। और नीचे से जो डंडल गया है इसका नाम हो गया तंतु। परागकोश और तंतु मिलकर के क्या बनाता है, पुंकेसर बनाता है। परागकोश और तंतु मिलकर के क्या बनाता है, पुंकेसर। फूल का जो वास्तविक नर भाग यही पुंकेसर ही है। क्या है, पुंकेसर है। और ये पुमंग जो हो गया, यह नर भाग तो है। पुमंग यह पुष्प का नर भाग है। इसमें कई लंबी रचनाएं होती है जिन्हें क्या कहते हैं हम लोग, पुंकेसर कहते हैं। पुष्प का वास्तविक नर भाग पुंकेसर ही है। समझ में आया क्यों, क्योंकि डबल चीज से तंतु और परागकोश से बना होता है। हालांकि आप ऑप्शन के अनुसार अगर दोनों रहे तो दोनों टिक कीजिएगा, वहाँ पर ये भी दोनों देगा ऑप्शन में, नहीं तो पुमंग या पुंकेसर चेक कर लेना है आपको। ठीक है, उसके बाद जयांग, यह पौधे का मादा भाग होता है। जयांग जो होता है पौधे का मादा भाग होता है। हम लोग अभी पढ़े जो पुमंग होता है या पुंकेसर होता है पुष्प का नर भाग होता है, वैसे ही जो जयांग होता है पौधे का मादा भाग होता है। मादा मतलब स्त्री। ठीक है, यह पौधे का मादा भाग है। स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। आपको पता है ना, ये पौधे का जो मादा भाग कौन है, जयांग है, जिसको हम लोग स्त्री केसर भी कहते हैं। स्त्री केसर कैसे बनता है आइए देखते हैं। देखिए अपना ये हो गया अंडाशय, ऊपर से हो गया वर्तिकाग्र और वर्तिका। ये जो डंडल जैसी रचना गया तो इसमें रहता है वर्तिका, छत्तीनुमा जो है उसको वर्तिकाग्र कहते हैं। ये दोनों प्लस में नीचे से अंडाशय यहाँ पर ही रहता है अंडाशय। ये दोनों मिलकर के क्या बनाता है, स्त्री केसर बनाता है। क्या बनाता है, स्त्री केसर। क्या बनाता है, स्त्री केसर। याद रखना है आपको। ठीक है, तो ये स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। यहाँ देखिए वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय मिलकर के क्या बनाया, स्त्री केसर बनाया अपना। ठीक है, अगला है परागकण। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ तक कि आप जब अभी तो छोटे हैं, जब बड़े होकर के कंपटीशन में जाइएगा तो वहाँ यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे। हालांकि सब पढ़े इससे भी आता है, लेकिन ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा आपको। ठीक है, ताकि दोबारा पढ़ना ना पड़े। क्या है अगला, परागकण। परागकण के परागकोश से निकल कर उसी पुष्प या उस जाति के दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागकण कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। देखिए जब आप किसी पौधे के फूल को जब टच कीजिएगा, छुइएगा, तो उसके आगे वर्तिकाग्र रहता है।
तो वर्तिकाग्र को जब आप टच करते हैं तो आपके हाथ पर पीले जैसे पाउडर लग जाता है थोड़ा सा। यही क्या कहलाता है? परागकण कहलाता है। क्या कहलाता है? परागकण। और परागकण का वर्तिकाग्र पर गिरना मतलब इसमें इसी परागकण का इसके ऊपर ही गिरना या इसी परागकण का किसी दूसरे पौधे जो इसी जाति का है उस पर गिरना क्या कहलाता है? परागकण कहलाता है। क्या परागकण कहलाता है? क्या कहलाता है? परागकण। और ये जो परागकण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि आप लोग सुने होंगे क्या, जो क्रॉस तो सुने हैं ना, जो क्रॉस से उत्पादन ज़्यादा होता है या कुछ भी। तो अगर हम क्या करते हैं, किसी पौधे है तो इसका भाग कुछ काट के उसमें लगा देते हैं, कुछ उसका भाग इसमें लगा देते हैं ताकि क्रॉस हो जाए। सेम वैसे इसके जब पाउडर को इसी पर डालिएगा तो क्या होगा? जनन होगा। या इसके ही पाउडर को इसके ही जाति के किसी और पौधे पर जब डालिएगा तो इसके जैसा फल उसमें भी आने लगेगा, या बीज या फूल। समझ में आया? क्रॉस जिसको बोलते हैं हम लोग। तो ये किस में होता है? परागकणों के परागकोश से निकलकर परागकण के जो परागकोश से निकल करके उसी पुष्प या उसी जाति के दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागकण कहते हैं, परागकण कहते हैं। समझ गए? और यह दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागन और स्वपरागन और क्या है? परपरागन। अब हम समझते हैं स्वपरागन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। स्वपरागन, जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हो तो उसी पौधे के अन्य पुष्पों के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हो तो इस पर परपरागन कहा जाता है। सॉरी, यहाँ पढ़ते हैं हम लोग। जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हो तो उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते ही हो तो इसे स्वपरागन कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ पर मिस्टेक है, स्वपरागन। इसे स्वपरागन कहते हैं। ठीक है, जब पौधे का जो परागकण है यहाँ से जो छत्तीनुमा से जो निकल रहा है, ऊपर से जो हल्का सा चिपचिपा रहता है पीला रंग का पाउडर, जो इसी के वर्तिकाग्र पर पड़ के बीजांड तक जाता है, तो ये स्वपरागन कहलाएगा। खुद का परागकण खुद के ऊपर जा करके जब जनन करता है तो क्या कहलाता है? स्वपरागन। लेकिन परपरागन में क्या होता है? पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हो तो इसे हो गया। जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो इसे परपरागन कहा जाता है। जब एक फूल है उसका परागकण मतलब वही पीला रंग का जो पाउडर है उसी जाति के दूसरे फूल पर अगर पड़ जाए, मतलब चला जाए किसी भी कारण बस, तो जाने के बाद उसके वर्तिकाग्र तक अगर पहुंच जाता है तो इसे परपरागन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे परपरागन कहते हैं। और जैसे परपरागन की जो क्रिया होता है, तितली, मनुष्य, मेढक, पक्षी, इसके जरिए, हवा के जरिए हो जाता है। जैसे कि आप बताइए, या कीट, जैसे कि तितली आया इस पौधे पर बैठा और किसी और पौधे पर जाके बैठ गया, तो उसके पैर, यहाँ पर तो आपको पहले बताया थोड़ा हल्का सा चिपचिपा होता है, उसके पैर में वो पाउडर लग जाता है। आप हाथ से टच कीजिएगा तो आपके हाथ में भी लगेगा। तो इसके ऊपर तो टच किया वो, उसके पैर में लगा, फिर जाकर के दूसरे पौधे पर वो बैठ गया या उसके फूल पर बैठ गया, तो क्या हो गया? उसके पैर वाला जो पाउडर था उसमें जाकर के लग जाता है, जिसकी वर्तिकाग्र पर पड़ा, तो ये स्वपरागन कहलाया। क्या कहलाया? सॉरी, परपरागन कहलाता है। एक पौधे का परागकण दूसरे पौधे के ऊपर जब चला जाता है तो इसको परपरागन कहते हैं। और एक पौधे का परागकण उसी पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो उसको स्वपरागन कहते हैं। और वही पौधे का दूसरे के ऊपर चला जाए, दूसरे पौधे के ऊपर उसी जाति के, तो उसे परपरागन कहते हैं। आई होप आपको अच्छे ढंग से परपरागन स्वपरागन समझ में आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन। देखिए, परागकणों के वर्तिकाग्र तक पहुंचने के बाद निषेचन की क्रिया होती है। ये जो परागकण होता है वर्तिकाग्र तक पहुंचने के बाद क्या होता है? निषेचन, फर्टिलाइजेशन, मतलब बच्चे बनना, भ्रूणकोश बोलते हैं ना, वो बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को निषेचन कहते हैं।
नर भाग और मादा भाग जब मैच करता है तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, निषेचन, फर्टिलाइजेशन, जिसको भ्रूणपोष बनता है। ठीक है, भ्रूणकोष बनता है। अब समझिए, ये पौधे का नीचे से डंडल वाली भाग गया है और ये छत्तीनुमा जो है ये अपना क्या कहलाता है, वर्तिका, नीचे से वर्तिका, दोनों ये हो गया और इधर से अंडाश है। ये तीनों मिल करके क्या करता है, स्त्री केसर बनाता है। और ये डंडीनुमा, यहाँ पर छत्तीनुमा और ये डंडल जिसको तंतु कहते हैं और इसको क्या बोलते हैं, परागकोश, ये दोनों मिलकर के पुंकेसर बनाता है। पुंकेसर होता है क्या, नर भाग, और ये होता है स्त्री केसर। स्त्री केसर हो गया, ये पुंकेसर और स्त्री केसर जब दोनों मैच करेगा तो क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा। क्या होगा, रिप्रोडक्शन। तो पौधे में क्या होने लगा, जनन होने लगे। ये दल पंखुड़ी है जो पौधे के जो किनारे से जो निकले रहता है पत्तियां के जैसा, जिसको आकर्षक बनाता है। ये बाह्य दल पुंज है जो पत्ती होता है पौधे का। यहाँ पर हो गया बीजांड, इधर हो गया पुष्पासन जिस पर पुष्प बैठा रहता है, उधर बीजांड, अंडाशय है, वृंत, वृंत डंडल जैसी रचना तो जो तना से जुड़ा रहता है। और यहाँ अंडाशय है, अंडाशय जैसे वर्तिका से वर्तिका को यहाँ पर एक ऐसा हार्मोन पाया जाता है ना पौधे के द्वारा किण्वक हार्मोन रसायन, जो क्या कर देता है, इसको गला देता है। क्या करके, गला करके यहाँ के परागकण को यहाँ तक पहुँचा देता है। ठीक है, तो ये हो गया स्त्री वाली भाग और यहाँ हो गया पुरुष वाला भाग। ये दोनों आपस में देखिए जुड़ा हुआ है, आएगा यहाँ गला करके दोनों को लाएगा, यहाँ पर आपस में मिला देगा, बीजांड बनेगा। और निषेचन होने के बाद इसके फूल पत्तियां जब बीज से फल से क्या बन जाएगी, फूल से क्या बन जाएगा, बीज, तो इसके सारे जो पत्तियां, बाह्य दलपुंज, पंखुड़ी, ये सब क्या होता है, सब झड़ जाता है, मुरझा करके गिर जाता है और ओनली पर क्या बच जाता है, बीज बच जाता है। और यही बीज मौसम के अनुसार फिर क्या होगा, इससे दूर हो करके जब जैसे ही मौसम चेंज होगा तो अपना फिर से क्या करेगा, एक इससे पौधे निकालेगा और फिर से वही प्रोसेस शुरू हो जाएगा। आई होप आप लोग इस लेक्चर को अच्छे ढंग से समझे होंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। इससे पहले कि कुछ क्वेश्चन जो आपके बोर्ड के एग्जाम में इससे पूछे जाते हैं आपसे पूछते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बताइए फूल के नर भाग को क्या बोलते हैं, तो आपको बताए पुमंग या पुंकेसर कहते हैं। उसके बाद पूछा जाएगा आपसे, बताइए फूल के स्त्री भाग को, सॉरी फूल के मादा भाग को क्या कहते हैं, तो स्त्री केसर कहते हैं या जयांग कहते हैं। क्या कहते हैं, जयांग। नर भाग पुमंग, स्त्री भाग जयांग। ठीक है, पुमंग पुंकेसर बनाता है, जयांग स्त्री केसर बनाता है। ठीक है, स्वपरागन परपरागन समझ में आया होगा। पूछेगा, बताइए तितलियों के द्वारा कौन सा परागन होगा, जब एक पौधे से दूसरे पौधे पर चली जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, परपरागन कहते हैं। स्वपरागन खुद हो जाता है। पूछेगा परपरागन कैसे होता है, तो हवा के जरिए हो सकता है, कीट, जलीय जीव और जल, उसके बाद मनुष्य, पक्षी, ये सब के जरिए, क्योंकि पक्षियाँ भी एक पैर से दूसरे पैर तक जाती है, उसके पैर से चिपक करके दूसरे पैर के फूलों या फलों तक लग जाएगा, तो हो सकता है रिप्रोडक्शन। निषेचन आप लोगों को समझ में आया होगा, जब नर युग्मक वर्तिका में पहुंचने के बाद निषेचन की क्रिया शुरू होता है और कैसे पहुंचता है आपको बता ही दिए। यहाँ पर एक किण्वक रसायन पाया जाता है तो इसको गला देता है, गलाने के बाद यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आने के बाद क्या हो जाता है, यहाँ से इधर ये गला और इधर से ये गला, दोनों आपस में अंडाशय में आकर के मिलेगा। अंडाशय से क्या बनेगा, फूल, सॉरी फूल तो ये था ही, फूल के बाद क्या बनेगा, फल, फल के बाद क्या बनेगा, बीज बनेगा। और फिर इसी बीज से क्या होता है, रिप्रोडक्शन, मतलब ये फिर प्रकृति के अनुसार जमीन पर गिरेगा, जमीन पर गिरने के बाद फिर इसमें भी क्या होगा, पौधा बनेगा, पौधा होने के बाद फिर बड़ा होगा, विकास होगा, विकास होने के बाद फिर से यही फूल देगा, फूल के बाद फिर से वही प्रोसेस शुरू हो जाता है। आई होप अच्छे ढंग से आप लोग समझे होंगे। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।